नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अब से कुछ देर बाद ठीक 9:07 के शुभ मुहूर्त में बाबा बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ी। अब आने वाले 6 महीने तक भक्त बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर सकते। अब भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना देवर्षि नारद 6 महीने तक करेंगे। भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़ और मोक्ष धाम में गूंजता वेद मंत्रों का पाठ। भगवान बद्री विशाल की हर तरफ जय जयकार। मंत्र पाठ और ढोल नगाड़ों के बीच मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार शुभ मुहूर्त का है, जिसके बाद बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब ये कपाट अगले 6 महीने तक बंद रहेंगे। कपाट बंद करने से पहले भगवान बद्री विशाल के द्वार की रौनक देखते ही बन रही थी। हर तरफ भक्तों की भीड़, बाबा के दर्शन के लिए उमड़े भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जो दर्शन नहीं कर पाए वो भावुक हो उठे, क्योंकि आने वाले 6 महीने तक अब कोई भक्त बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर सकता। परंपरा के मुताबिक साल के 6 महीने बद्रीनाथ धाम में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सर्दियों के 6 महीने मान्यता है कि मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल में बंद किए जाने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना देवर्षि नारद 6 महीने तक करते हैं। सुबह भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के बाद भगवान का पुष्प श्रृंगार देखने को मिला। कपाट बंद होने के मौके पर भगवान बद्री विशाल की खास पूजा की गई। इस मौके पर पूरे बद्रीनाथ मंदिर की गेंदे के पीले फूलों से सजावट की गई। परंपरा के मुताबिक मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, उनके साथ भगवान उद्धव और कुबेर जी डोली उठाते हैं। साथ ही भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ और जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी पांडुकेश्वर के लिए रवाना होती है। उद्धव और कुबेर 6 महीने तक पांडुकेश्वर में विराजमान होंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ और जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ नरसिंह मंदिर में विराजमान होगी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का भी सफल समापन हो गया। बीते 3 नवंबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे, जबकि नवंबर में गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ, चमोली, गुड न्यूज टुडे। राममय अयोध्या नगरी में एक बार फिर से उत्सव का मौका है, क्योंकि अब यहां श्री राम के तिलकोत्सव का शुभ मुहूर्त आ चुका है। विवाह पंचमी यानी कि भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह से पहले परंपरा के अनुसार श्री राम का तिलक किया जाएगा। अयोध्या में इस उत्सव की जोरदार तैयारी की गई और सीता मैया के मायके जनकपुर से खास तौर से मेहमान इस उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। देखिए इस महाउत्सव पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव का शानदार माहौल है। दीपावली के बाद एक बार फिर से सज धज कर तैयार है कोसलपुरी। राजा दशरथ की साकेतपुरी में एक बार फिर से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में तमाम इमारतों की दिव्य सजावट की गई है, क्योंकि मौका बहुत खास है।
अब दूल्हा बनने वाले हैं रामलला। अगले महीने पड़ने वाली विवाह पंचमी के अवसर पर जनकपुर धाम में अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम के विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उससे पहले अयोध्या धाम में उनका भव्य तिलक उत्सव होने जा रहा है। विवाहोत्सव से पहले सोमवार 18 नवंबर को प्रभु श्री राम के तिलक उत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए उनकी ससुराल जनकपुर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो श्री राम का तिलक करेंगे। 251 लोग आ रहे हैं 100 गाड़ियों से, और वो इतना सामान लेके आएंगे तिलक में कि जैसे वास्तविक कोई राजा महाराजा तिलक चढ़ाने जा रहा हो। वो आज भी राजकुमार के रूप में आते हैं, और राजा जनक के रूप में वहां से व्यक्ति जो आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि जैसे वहां से राजा जनक जो है सबको लेकर के तिलक लेकर के आए हैं, सामान लेकर के आए हैं, इतना वो प्यार लेके आएंगे। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार से पूर्व दूल्हे के तिलक की परंपरा है। तिलकोत्सव के लिए नेग में 501 प्रकार की सामग्री जनकपुर से अयोध्या लाई गई है। इनमें परिधान, आभूषण, मेवे, मिठाइयां और फल फूल शामिल हैं। तरह तरह के उपहार भी नेक के रूप में श्री राम को समर्पित करने के लिए लाए गए हैं। तिलकोत्सव की परंपरा को निभाने के लिए अयोध्या से जनकपुर तक लोगों का उत्साह चरम पर है, खासतौर से इसलिए कि 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर नए मंदिर का निर्माण हुआ है। रामलला नए मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो सैकड़ों साल बाद ऐसा अवसर आया है जब रामनगरी में बदले हुए माहौल में श्री राम का तिलकोत्सव होने जा रहा है। लिहाजा इस बार और भी शानदार तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है। इसलिए सीता माता के मायके जनकपुर के लोगों में भी तिलकोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह स्वाभाविक है। नेपाल के लोग आज भी वो जीवंत दृष्टांत पेश करते हैं कि जब राम जी यहां से बारात लेकर के गए होंगे राजा दशरथ जी, तो वो रीत रिवाज रस्म आज भी नेपाल के लोग मान रहे हैं। और जनकपुर से जब राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इतने लोग आए, 500 लोग आए थे, महिलाएं पुरुष आए थे, और इतना सामान लेकर के आए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब इतना भाव विभोर कि आप सामान देखेंगे तो आप गिन नहीं सकते, ऐसी अब तिलक लेके आ रहे हैं। इस वर्ष 6 दिसंबर को विवाह पंचमी की पावन तिथि है, जब भगवान श्री राम और माता जानकी के शुभ विवाह का आयोजन होगा। तो जनकपुर में विवाह पंचमी पर इस बार भी त्रेता युग की परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। अयोध्या से साधु संतों और बारातियों का दल विवाह समारोह में शामिल होने जनकपुर जाएगा और प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह संस्कार का साक्षी बनेगा। उसके बाद हमारे यहां से जनकपुर राम बारात जाएगी, और जब राम बारात वहां पहुंचती है तो वहां पर उसका बिल्कुल ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है। वहां की महिलाएं गीतों के माध्यम से बहुत ही गालियां देती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं कि, और वो लोग बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करती हैं कि जैसे राजा दशरथ के साथ तो इतनी छेड़खानी और हंसी मजाक करती हैं वहां की महिलाएं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तिलकोत्सव से विवाह पंचमी तक, अयोध्या से जनकपुर तक, यानी भारत से नेपाल तक माहौल मंगलमय रहेगा। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव के तमाम रंग हम भी आपको दिखाते रहेंगे।
अयोध्या से बनवीर सिंह और शिल्पी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ का आरंभ होना है और उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ यात्रा में अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन का काम भी अब शुरू होने वाला है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 18 और 19 नवंबर को अखाड़ों की भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई, जिसका पूरा होने के बाद ही दूसरे धार्मिक संस्थानों और संगठनों को भूमि आवंटन का काम शुरू होता है। ये तस्वीरें हैं जूना अखाड़ा के राजसी जुलूस के नगर प्रवेश की। ये तस्वीरें हैं सनातन परंपरा के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 के आरंभ की। ये तस्वीरें हैं सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई। वैराग्यता की मिसाल इन तमाम साधु सन्यासियों का राजसी ठाट पाट इस दौरान सन्यासी परंपरा का ऐतिहासिक वैभव दर्शा रहा था। एक तरफ महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ यात्रा में अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन का काम भी अब शुरू होने वाला है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 18 और 19 नवंबर को अखाड़ों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई है। अखाड़ों के भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे धार्मिक संस्थानों और संगठनों को भूमि आवंटन का काम शुरू होता है। परंपरा के अनुसार चारों पीठों के शंकराचार्यों और दंडी स्वामियों को उनके शिविर स्थापित करने के लिए भूमि दी जाएगी। प्रयागराज में 29 फरवरी 2025 को सिद्ध योग में महाकुंभ का आरंभ होगा। ये हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आते हैं। हिंदू धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों नदियां एक ही स्थान पर आकर मिल गई हो। इसीलिए इसे महासंगम भी कहा जाता है, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। खास बात यह है कि पीएम मोदी नाइजीरिया का इस सर्वोच्च सम्मान पाने वाले विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शख्सियत हैं। अब तक ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी हस्ती रही हैं जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू से सम्मान ग्रहण करने के बाद सरकार और जनता का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के तहत रविवार को नाइजीरिया पहुंचे। ये 17 सालों में पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा कर रहे हैं। और अब बात कश्मीर की हसीन वादियों की, जहां इन दिनों सर्दी ने दस्तक दे दी है और ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया है। इसी के साथ ही घाटी में चिनार के पतझड़ का मौसम भी शुरू हो गया है। घाटी में पतझड़ का ये नजारा देखने लायक होता है। कश्मीर की खूबसूरती में ये सुर्ख श्रृंगार की तरह है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। वादियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखने लगी है। मौसम की ये पहली बर्फबारी की रौनक और रंग कुछ अलग ही होती है।
ये तस्वीरें मिसाल हैं सीजन की पहली बर्फबारी की उस रौनक की। कश्मीर की ऊंची वादियों पर जहां बर्फ की सफेद चादर है, तो वहीं घाटी के निचले इलाकों में चिनार के दरख्तों की रौनक बिखरी है। ठंड शुरू होते ही कश्मीर का नजारा बेहद मनमोहक लगने लगता है। एक कप ऊंची चोटियों पर बर्फ का साम्राज्य होता है, तो निचले इलाकों में चिनार के पत्ते कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे होते हैं। इस मौसम को आतिश चिनार का मौसम भी कहा जाता है, जब हरियाली से लाल की तरफ पूरा जो कलर है इन चिनारों का कश्मीर में हो जाता है और इसीलिए इसे आतिश चिनार कहते हैं। कश्मीर में हजारों की तादाद में चिनार के पेड़ हैं जो मुगलों के दौर में लगाए गए थे और फिर इनकी तादाद बढ़ाने के लिए हर साल जो है प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जो विशाल चिनार कश्मीर के अलग अलग जगहों अलग अलग सड़कों पर थे वो कहीं न कहीं अब शहरों के विकास के साथ कम होने लगे हैं या फिर काटे गए हैं। चिनार के ये सुर्ख पत्ते अब झड़ने लगे हैं। चारों ओर लाल सुर्ख रंग के चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। पतझड़ का यह मौसम न सिर्फ कश्मीर की सुंदरता में रंग बिखेर रहा है, बल्कि वहां पहुंचे पर्यटकों का मन भी मोह रहा है। आप यहाँ निशाद गार्डन में हैं, आपको कुछ इस मौसम का एहसास हुआ? हाँ जी, काफ़ी एहसास हुआ है। काफ़ी रोमांटिक व्यू है यहाँ पे, लाल लाल पत्ते हैं और मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है। साथ में लेक भी है हमारे यहाँ पे। आप मैम, आपका नाम? वनीता। वनीता, आप कश्मीर पहले कभी आई हैं? पहली बार आई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम में आई हूँ। तो इस सीजन में क्या खास आपको कश्मीर में लगा? खास मुझे अभी तो यहाँ पे निशाद गार्डन में जैसे ये चिनार के पेड़ है, सारी रेडनेस है और ये पत्ते गिर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि चिनार के ये पत्ते अक्टूबर से ही धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये लाल पत्ते जमीन पर गिरना शुरू होते हैं, तो कश्मीर में ठंड की आमद भी हो जाती है। चिनार के पेड़ों और कश्मीर का वास्ता बहुत पुराना है। चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि खुद में पूरा इतिहास समेटे है। चिनार ने कश्मीर के पल पल बदलते हालात को बेहद करीब से देखा है। हर सुर्ख पतझड़ के बाद चिनार पूरे विश्वास के साथ ही वादी में अमन की बहार को देखते आए हैं। मैंने बहुत सारे गाने ऑलरेडी देखे थे, तो मैंने चिनार का बेसिकली सिलसिला गाने में देखा था और हमारा सॉन्ग रिक्वायर करता था बहुत सारी सैडनेस। तो ये वाला निशाद बाग हम लोग साकिब से मिले, सिग्नेचर प्रोडक्शन से हैं वो। उन्होंने कहा कि अगर आपको सैड कुछ भी करना है तो आप एक बार निशाद बाग चेक करिए। मैं निशाद बाग में आया, यहाँ का ऑटम का पूरा माहौल देख के मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि सैडनेस का जोन अगर मैं यहाँ पिक्चराइज करता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर इन कश्मीर। चिनार के पेड़ों की रंगत न सिर्फ आम लोगों को रिझाती है, बल्कि सैलानियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक को भाती है। ये मैं पहली बात तो मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ, लाइक 12-13 साल हो गए, उसके बाद मैं वापस आई हूँ। एंड ये ऐसा मौसम है यहाँ पे आपको बर्फ भी दिखती है, आपको ऑटम भी दिखता है। हम कल पहलगाम गए थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ भी देखी हमने। अभी यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा, बड़ा रोमांटिक, बड़ा मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये मौसम भी बिल्कुल वैसा ही है। वैसे कश्मीर की विरासत कहे जाने वाले चिनार आप घाटी में हर गली मोहल्ले में देख सकते हैं। अलबत्ता चिनार का रिश्ता ग्रीस से है, लेकिन कश्मीर तक इसे फारसी लाए। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे हर जगह लगाया। इतिहास के मुताबिक मुगल शासकों ने सबसे ज्यादा चिनार नसीम बाग, जो हजरत बल के पास है, वहां लगाए। सैकड़ों की तादाद में पर्यटक सिर्फ इसी पतझड़ के मौसम को देखने के लिए कश्मीर आते हैं और जो कहीं न कहीं पर्यटक का एक अलग सा मौसम कश्मीर में बन गया है। अब चिनारों का वो पुराना दौर दोबारा वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से चिनारों की प्लांटेशन पर खास तौर से लोगों को रागिब किया जा रहा है और कुछ लोग अपनी मर्जी से इन चिनारों को अपने खेतों में और खलिहानों में भी उगा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, निशाद गार्डन, श्रीनगर से।
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 48 सेकंड लंबे ट्रेलर में पुष्पा के किरदार में अल्लू अर्जुन एक बार फिर छा गए हैं। कई सीन्स में वो एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ट्रेलर में कई दमदार डायलॉग्स भी सुनाई पड़ते हैं, जिन्होंने फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। पुष्पा 2 द रूल का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है, जिसे 5 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि फिल्म का ट्रेलर बिहार में पटना के गांधी मैदान से रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी मौजूद रहे। माना जा रहा है 2021 में आई पुष्पा द राइज फिल्म ने बिहार में सबसे अच्छा कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बिहार स्टेट का सबसे बड़ा हाथ था। यहां से फिल्म के बिजनेस को खूब फायदा मिला था। जब एक पति अपने भाई को की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।